प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, चलो एक ये क्राइटेरिया समझ लेते हैं। और ठीक है, फंड रिटर्न करने के लिए। ठीक है, और फंड रेज करने के लिए। और कोई दूसरा कारण आईपीओ के लिए क्यों कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है पब्लिकली? व्हाई? ओनली फंड रेज, स्पेशली फंड रेजिंग के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर अपना थोड़ा सा एक बेंचमार्क क्रिएट करने के लिए हो सकता है, और ब्रांडिंग के लिए हो सकता है, प्रमोशन के लिए हो सकता है, कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, बट शेयरधारक भी बढ़ गए। भाई आपने अपना मुनाफा पब्लिक के साथ बांट दिया ना। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस? क्या होता है, क्या एग्जैक्टली आईपीओ का प्रोसेस है क्या? किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। अपने लास्ट में जो वीडियो देखा था ना, वो पीपी वाटरबॉल वाला, वो सेम एज इट इज था, वो वही आप लोग करते हो यहाँ पर। देखो, सबसे पहला जो प्रोसेस है आईबी के थ्रू होते हुए जाता है। आईबी इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। ठीक है, दोज हु प्रमोट, दोज हु राइट आईपीओ का पूरा प्रोसीजर, कौन सी कंपनीज आईपीओ लाएगी, क्या प्रोस्पेक्ट है आईपीओ का, क्या ब्रांडिंग होगा, क्या प्रमोशन होगा, क्या उसका प्राइस बैंड होगा। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ लीड मैनेजर भी होता है। लीड मैनेजर, या फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म बोल दो। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी फर्म हो गया, लाइक आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया इसके लिए। अब वो क्या करेगा, वो आईपीओ का पहले तो ऑब्जेक्टिव ढूंढेगा कि भाई एग्जैक्टली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला नंबर का फंड्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रमोशन, तीसरा ब्रांडिंग वगैरह ले लो, और कुछ डेट क्लियरिंग, कर्जा, अगर किसी को कर्जा भरना हो तो वो यहाँ पे आ सकता है, और एक्सपोजर मिल जाएगा इसको नेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर। ठीक है, और यहाँ पर ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट आ जाएगा। पब्लिक का इंटरेस्ट यानी आप लोग, रिटेलर हो गया, या बड़ा क्लाइंट हो गया, या छोटा क्लाइंट हो गया, ऐसे कई टाइप की कैटेगरीज होती है इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। अब आप ये मानो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जब भी आती है तो वो प्रोसेस करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या ड्राफ्टिंग बोलते हैं हम लोग। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस समझते हैं ना आप लोग, एक ब्रोशर टाइप का, है ना? तो वो पूरा प्रोस्पेक्टस निकलता है कि कितना कैपिटल, कितने शेयर, क्या इक्विटी, किस बेसिस पर, क्या प्राइजेस, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीजें लिखी होती है, और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आने के बाद में क्या होता है, जस्ट यहाँ पर एक एप्लीकेशन आएगा किसको, डायरेक्टली टू सेबी। अब सेबी के पास में गया, सेबी क्या करेगा, अप्रूवल देगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को कि हाँ ये शेयर हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, हमने कंपनीज को अथॉरिटी दे दी। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसका ब्रांडिंग करेगी, कितने शेयर्स देना है, कितने शेयर्स लेना है, उसके लिए यहाँ पर एक हायर होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर, ठीक है, एक वर्डिंग ध्यान रखिएगा, अंडर राइटर जो काम करता है शेयर्स के अलॉटमेंट्स का, किसको शेयर देना है उसका काउंटिंग करेगा, किससे शेयर्स लेना है, शेयर्स किससे लेगा, कंपनी से, यानी कैपिटल लेगा कंपनी से, और किसको बांटेगा, इन्वेस्टर्स को बांटेगा। ये सारा काम करता है अंडर राइटर, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एमबीए वगैरह भी होता, सुना होगा आप लोगों ने, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। सेबी, फिर उसके बाद में यहाँ पर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्राइस डिसाइड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड होगा या तो फिक्स्ड, या तो प्राइस बैंड होगा आपका बुक वैल्यू पर। ठीक है, एक होता है फिक्स, यानी कोई भी शेयर आएगा तो उसको बोल दिया जाएगा कि 300 रुपए पे आएगा, तो फिक्स हो गया। एक बोल दिया वेरिएशन, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्स वगैरह दिया होगा तो कट ऑफ प्राइस सेट होता है ना, कट ऑफ नंबर्स आते हैं,
कट ऑफ नंबर किस बेसिस पर आते हैं? कट ऑफ नंबर्स आते हैं नंबर ऑफ जो ज्यादा अप्लाई करेगा, नंबर ऑफ जिसमें ज्यादा नंबर्स लाए होंगे, इसको क्या मिलता है? कट ऑफ बेंचमार्क डिसाइड कर दिया जाता है। इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल दिए अपना डिस्कवरी बोल दो, प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस बोल दो, ठीक है। आईपीओ एक आता है फिक्स और एक आता है आपका बुक वैल्यू, या फिर वो अपडेशन होता रहता है, डिस्कवरी होती है। आ गया, ये सब हो गया। इसके बाद में फिर वैल्यूएशन होगा, फिर सेबी इसको फाइनल अप्रूवल देगा, और वो फाइनल अप्रूवल के बाद में ये आईपीओ आएगा, और ये आईपीओ अच्छा है या बुरा है ये डिसाइड कौन करेगा? आप लोग। भाई सबने ले लिया या बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो आईपीओ अच्छा है, नहीं किया तो आईपीओ बेकार है। बट अब आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में आइडिया नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में आइडिया नहीं है, शेयर अच्छा है या बुरा है कोई आइडिया नहीं। अपन तो क्या करते हैं, आईपीओ आया और अप्लाई करना चालू कर देते हैं। तो कैसे पता लगा आईपीओ अच्छा खुलेगा या नहीं खुलेगा? पेटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो पेटीएम इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट आईपीओ अभी तक रहा है। 2100 से 2200 के भाव में खुला था, आज 400-500 रुपए भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो लॉस खाया किसी ने, आज तक अपना ब्रेक इवन देख ही नहीं पाया पेटीएम वाला। तो ऐसे कई आईपीओ आए हैं जो केवल आते हैं केवल और केवल अपना कर्जा बाहर करने, या फिर एक छठा एग्जिट करने, दूसरे इन्वेस्टर्स को एग्जिट कराने के लिए। आईपीओ अपने लिए अच्छा प्रोसेस नहीं मानते हैं अपन आईपीओ मानते हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी था, जो अपने शेयर्स किसको बेच रहा है, या तो आप लोगों को बेच रहा है, रिटेलर को, या तो आपके ऊपर वाले जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको बेच रहा है। वो एग्जिट क्राइटेरिया है, वो एग्जिट है। वो शार्क टैंक वाला फंडा जो है ना, वही है। फंडरेज भी होता है, किसी को डेट भरना हो, कर्जा भरना हो तो उसके लिए भी आईपीओ आता है। प्रमोशन, ब्रांडिंग, एंडोर्समेंट या फिर कुछ एक्सपांशन करना तो उसके लिए भी आईपीओ आता है। अब चूज कैसे किया जाए? दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अंडरराइटर्स, सेबी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्टिंग, प्राइस बैंड में डिसाइड होगा कितने कैपिटल, कितने शेयर, क्या भाव, फिक्स पे होगा, बुक वैल्यू पे होगा, फाइनल अप्रूवल मिलेगा सेबी से। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। 6 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब अपने को इससे कोई लेना देना नहीं कि वो कितने में लाएगा, क्या लाएगा। अब अपना मेन फंडा आता है, क्यों चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। अब पेटीएम का ऑब्जेक्टिव बता दो, अपन तो एज एन एग्जांपल ले लेते हैं पेटीएम को। क्या बुरी बात पेटीएम की, पेटीएम के बिजनेस की बुरी बात क्या थी कि आईपीओ उसका फेल हो गया? पेटीएम का बिजनेस मॉडल किसी को समझ में आता हो तो? सबके पास में होगा पेटीएम, फिर भी क्यों फेल हो गया आईपीओ? अच्छा नहीं था क्या? कैसा था पेटीएम? यूज करते हो? कोई तो करता होगा मोस्टली, अभी भी करते हो। क्यों अच्छा नहीं था उसका आईपीओ, बताओ। है सबके पास में, बट फिर भी उसका शेयर नहीं चल रहा है। अर्निंग मॉडल पेटीएम का अच्छा नहीं, क्योंकि ज्यादातर पेटीएम में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन है? वॉरेन बफेट, सॉफ्टबैंक, या बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, इनने पैसा पहले ही डाल चुका था। पेटीएम आज इतना बड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर आईपीओ में आने से पहले निवेश हो चुका था। अब जब कंपनी ने आईपीओ लाया तो वो केवल एक ही चीज के लिए, एग्जिट कराने के लिए, अपने पुराने इन्वेस्टर्स को आईपीओ की प्रोसेस के थ्रू एग्जिट कराने के लिए था। और ये पैसा कभी भी कंपनी के खाते में नहीं। इसलिए पेटीएम के आईपीओ को इतना वर्स्ट माना गया, क्योंकि एक तो हायर वैल्यूएशन। आपको अगर मैं बोलूं 2300 रुपए का एक शेयर खरीद लो, आपको बोलोगे सब बहुत महंगा है, इज इट? अगर मैं ये बोलूँ कि 23 रुपए का शेयर खरीद लो, आप बोलोगे वाह सर बहुत बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, यही होता है ना। 23 रुपए की मैं आपको बोलूंगा 100 खरीद लो, 100 नहीं सर, हम 200 खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? 2600 रुपए या कितने में आ जाएंगे? 100 या 2300 रुपए में आ जाएंगे, उसको डबल कर लो आप, 4600 रुपए में आपके 200 शेयर आ गए। तो क्वांटिटेटिवली बिजनेस ज्यादा बेटर होते हैं बजाय क्वालिटेटिव के, है ना, अगर इन टर्म्स ऑफ देखा जा रहा है आईपीओ के। क्योंकि आईपीओ खुलते से आप लोग क्या चाह रहे हो? या तो चाह रहे हो आप लोग बढ़ाना, खुलते से बढ़े, डबल हो और बेचू, या तो भी चाह रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर दे रही है कंपनी आप लोग, आपको पार्टनर बनाया जा रहा है। और वो पार्टनर कैसा है? एक्टिव पार्टनर जैसा समझ लू मैं, प्रॉफिट होगा तो भी प्रॉफिट, लॉस होगा तो भी लॉस, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका नाम नहीं आएगा, बट आप शेयर धारक हो, आप लोगों को कुछ लिवरेजेस मिलेगी। जैसे कंपनी में कुछ भी हुआ तो आप लोगों से पूछा जाएगा,
कंपनी में कुछ मुनाफा वसूली हुई या कंपनी अपना मुनाफा बांटेगी आप लोगों के साथ, तो आपको भी मिलेगा प्रति शेयर उसका, ये डिसाइड होता है। ठीक है, सारी चीजें। बट आईपीओ अच्छा है बुरा है ये पता पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाके। मार्केट के अंदर कुछ लोग आइडिया इसके बारे में किसी को? जीएमटी अगर शेयर अच्छा होगा तो आपको पता पड़ेगा जीएमटी से। जीएमटी बोले तो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस, ये डब्बा मार्केट है। दिस इज अ डब्बा मार्केट। रोज के लाइव रेट आते हैं आईपीओ खुलने से पहले ही। अभी कोई सा नया आईपीओ आने वाला है, कौन सा? गो डिजिट इंश्योरेंस है ना। अब एक काम करो, एक वेबसाइट बताता हूँ, वहां पर अपन आईपीओ से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट मुझे जहां तक लगती है, वो सालों से चली आ रही है। चित्तौड़गढ़.com करके वेबसाइट है। यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ, एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, सारे आईपीओ मिलेंगे। ठीक है, मेन बोर्ड आईपीओ यानी पेटीएम, बड़ी बड़ी कंपनी के जो आईपीओ होते हैं, जो डायरेक्टली एनएससी और बीएससी में लिस्ट होते हैं, उनको मेन बोर्ड बोलते हैं। और जो आईपीओ एनएससी बीएससी में लिस्ट नहीं होते हैं बट फिर भी आईपीओ लेके आते हैं, वो एसएमई होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इनके भी आईपीओ आप खरीद सकते हो बट वो बहुत महंगे होते हैं। अब होम पेज पर आओ, आईपीओ वाले सेक्शन में आप लोगों को आईपीओ डैशबोर्ड दिखेगा। मेन बोर्ड आईपीओ दिख जाएंगे, एसएमईज आईपीओ दिख जाएंगे आप लोगों को। हम लोग केवल आईपीओ ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, ये 15,000 रुपए के ही होते हैं मिनिमम। 15,000 रुपए में प्री डिफाइंड क्वांटिटी होगी, रेट होगा। और ये वाले आईपीओ जो होते हैं ये 1, 1.5, 2, 2.5 लाख तक के एक आईपीओ होते हैं। बड़े आईपीओ जो नॉर्मल कंपनी से अलग होती है, ये छोटी कंपनी थी। और मेन बोर्ड वाले बड़ी कंपनी। ठीक है, अभी पहले मेन बोर्ड देख लेते हैं वन बाय वन अपन। दिस इज द वेबसाइट चित्तौड़गढ़। गो टू आईपीओ डैशबोर्ड। मेन आईपीओ अभी जो है टोटल 2024 के अंदर एनएससी और बीएससी में जो लिस्ट हो चुके हैं 29, जिसमें से 18 लिस्ट हो चुके हैं, 9 अभी भी। ठीक है, लिस्टेड होने के बाद में कितने? अच्छा, लिस्ट हो गए अभी तक 18 लिस्ट पॉजिटिव, 9 लिस्ट लॉ। चल नीचे आके देख लेते हैं। AWFI स्पेस सोल्यूशन 22 को खुलेगा, 27 को बंद हो जाएगा। मेनली 3 एक दिन के आईपीओ होते हैं। गो डिजिट का 15 तारीख को खुला है और 17 को बंद हो जाएगा। आधार हाउसिंग, अपन गो डिजिट ही ले लेते हैं, बेटर है। कैसा है, सुना आप लोगों ने इसके बारे में? विराट कोहली शायद इसका ब्रांड एम्बेसडर है ना। ये देखो, ये सुन लिया, इतना ही सुना है। ठीक है, तो अच्छा होगा क्या? विराट कोहली का चेहरा देख के ले लिया आईपीओ। मोस्टली ब्रांड देख के ले लेते हैं। जिस दिन विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, ये भी रिटायरमेंट ले लेगा। हो सकता है क्या? हाँ, पॉसिबल है। ऐसा तो पेटीएम देख के भी हम लोगों ने विजय शेखर शर्मा का चेहरा देख के भी पेटीएम लिया था ना, गया। अब देखो, मेन बात होगी कंपनी को पैसा क्यों चाहिए। अब फैक्ट समझ लो आप लोग। पहला, कंपनी को कितने करोड़ रुपए चाहिए? ये फंड रेजिंग है। 2614 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए। अब क्यों चाहिए ये भी देख लो। कंपनी इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू। कितने करोड़ के फ्रेश इशू दे रही है कंपनी? मात्र 4 करोड़ रुपए के, और शेयर आ रहे हैं 1125 करोड़। ठीक है, शेयर एग्रीगेटिंग इतने रुपए का 4 करोड़ शेयर हैं। देखो, 1125 करोड़ रुपए उठाएगी मात्र 4.14 करोड़ शेयर देखकर। साइड में एक और लाइन लिखी हुई है, ऑफर फॉर सेल 5.48 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग ऑफ 1490 करोड़। यानी आईपीओ 2 पार्ट में आ रहा है। टोटल 2614 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। जाएगा क्या? फ्रेश इश्यू। ये कंपनी अपने खाते से शेयर बेच रही है
और बाकी के 5.8 करोड़ शेयर कंपनी किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के आपको बेच रही है। शार्क टैंक वाले हैं ये। 5.5 करोड़ शेयर ऑलरेडी बिक चुके हैं पहले ही। अब उनकी इक्विटी आपको ट्रांसफर होगी और आप जो पैसा ट्रांसफर करोगे वो किसके पास जाएगा? यानी 1459 करोड़ रुपए या 79 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए ये कभी भी कंपनी के खाते में नहीं आने वाला है। कंपनी ने जो पैसा उठाया है वो मात्र 1125 करोड़ रुपए है। अच्छा है बुरा है आईपीओ? अभी हाल फिलहाल देख के तो सर थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं इसके थोड़ा सा फैक्ट्स और फंडामेंटल के ऊपर, है ना। कंपनी का काम क्या है? कंपनी देखो सब यहाँ पे दे दिया। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही समझो इसमें, है पूरा डिटेल्ड वर्जन है इसका। इसका पूरा वर्जन मिलेगा सेबी की वेबसाइट पर या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या पेपर में आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट आएगा। ये मैंडेटरी क्लॉज है। 15 तारीख को खुलेगा, 17 को बंद हो जाएगा। एनएससी बीएससी दोनों जगह लिस्ट हो रहा है। अब ये देखिए प्राइस बैंड क्या रखा हुआ है? 258 से 272 रुपए के बीच में, है ना। यानी कैसा हो गया? बुक बिल्डिंग वाला हो गया ये। बुक बिल्डिंग यानी प्राइस डिस्कवरी हो रहा है। जो जितनी हायर बोली लगाएगा उसको मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। यानी 272 रुपए जिसने प्राइस डाला है उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 258 पे प्रोबेबिलिटी कम। चलो, मिनिमम लॉट ऑफ अ सिंगल आईपीओ इज 55 शेयर। ये हमारे लिए, किसके लिए? रिटेलर के लिए। ठीक है, कितने रुपए का एक आईपीओ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? 55 शेयर मिलेंगे 14,960 रुपए में, यानी 15,000 रुपए में हमको एक आईपीओ मिलेगा जिसमें 55 बॉन्ड कंट्रीब्यूट। अब उसके बाद में कुछ बड़े क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एनआईआई, है ना। उससे भी बड़े आ जाते हैं फिर। ठीक है, दिख रहा है क्या हो रहा है? 14 लॉट मिनिमम। एनआईआई का मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े क्लाइंट है जिनका नेटवर्क 2 लाख से भी कहीं ज्यादा है। उनको मिनिमम एक में 14 लॉट, ठीक है, देखो क्वांटिटी लिखी हुई है। फिर उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो 67 लॉट। एस बोले तो स्मॉल एनआईआई और बी बोले तो बिग एनआईआई। ठीक है, उसके बाद 67 लॉट और भी नीचे सबको अलग अलग बांट करके रखे हैं। ठीक है, नीचे आओ, क्या है ये देखो जरा, पढ़ो। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी, आईआईएफएल सिक्योरिटी, नोमुरा वेल्थ जापान का है ये मैनेजमेंट लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर। दे आर इन्वेस्टमेंट बैंकर। लीड मैनेजर का मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर। दे विल परफॉर्म दिस पूरा आईपीओ का इंटायर प्रोसेस। ठीक है, और ये वादा करते हैं कि अगर ये आईपीओ जितने भी करोड़ शेयर, 10 करोड़ शेयर जितने भी है, उनमें से कुछ नहीं बिका तो हम लेंगे। माल नहीं बिका तो हमारी जिम्मेदारी माल उठाने की। ये है अंडर राइटर, ये है इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम, ये लीड मैनेजर है। कई होते हैं आईपीओ नहीं बिकते हैं ना, तो कौन लेता होगा? ये बड़े क्लाइंट। ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं, फिर इसको सेकेंडरी मार्केट में डालते हैं और धीरे धीरे क्या करते रहते हैं? पंप एंड डंप करते रहते हैं ये लोग, ये इनका काम। तो ये जितने भी हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म्स हैं, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस पूरे आईपीओ की प्रोसेस को। इसका भाव डिसाइड करने से लगाकर तो कितने शेयर्स देना है, कितने शेयर्स लेना है, क्या प्राइसिंग होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सब चीजों को देखने करने का काम इनका है। ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं तो ऐसा चीज कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ना। चलो नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। आईपीओ डेट ये, लिस्टिंग यहाँ हो रही है। इस आईपीओ का शेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, यानी 10 रुपीज कंपनी का शेयर वैल्यूएशन था। उस हिसाब से कंपनी ने अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और आप लोगों को 10 रुपए की जगह कितने रुपए में मिल रहा है? वो 272 रुपीज। एक्चुअल कीमत वॉज 10 रुपीज, यानी फेस वैल्यू बोले तो एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर। अपने को 10 रुपए में तो देगा नहीं, पार्टनर तो है नहीं, आईसीआईसीआई बैंक तो है नहीं अपन की अपने को 10 में दे देगा। अपने को मिलना है 272। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। 55 शेयर, इतने शेयर, ये ठीक है आ गए, सब हो गया। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में ज्यादा है। अब यहाँ देखो, ये कंपनी के शेयर धारकों के बीच में शेयर अलग अलग बांटे गए। 30% शेयर दिए गए हैं क्यूआईबी को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर, बड़े क्लाइंट। एनआईआई को दिया गया है
10%, सॉरी इधर ये रहा, QIB को दिया हुआ है 30%, NII को दिया है 15% और रिटेलर को दिया हुआ है 10%, ठीक है। और बाकी देखो एंकर इन्वेस्टर्स, ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको भी दिया हुआ 45%, रिटेल इन्वेस्टर्स 55 शेयर, स्मॉल, सबका जो बोलते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी सबका बांट दिया है, सबको शेयर्स अलग अलग देख के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये रहा उसका डिटेल वर्जन। एंकर 45 बड़ा क्लाइंट है, QIB बड़ा क्लाइंट है, NII बड़ा क्लाइंट है, ठीक है। इनके बीच में भी ये भी दो बड़े क्लाइंट है। हम कितने हो गए? हम लोग मात्र 10% शेयर हमारे पास है। अब बता दो क्या आप चला लोगे शेयर को? डिमांड एंड सप्लाई कौन चलाएगा? पंप एंड डंप, बड़े इन्वेस्टर। अब आप बोलते हो सर मैंने शेयर खरीदा है, सर ऊपर उठेगा, उठेगा कैसे उठेगा? आप चाह के भी ऊपर नहीं उठा सकते। 10% रोज बाय भी करने लग जाए और दबा के बाय करे, सब बेच बाज के भी बाय करे, तो भी शेयर को ऊपर उठाने में वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको दिए ही गए हैं उतने से शेयर, ठीक है। हम लोग स्पॉट रेट पर आके इसको खरीदते और बेचते रहते हैं और हमारे पास में इतने, इसमें से भी बहुत सारे लोग इसको बेचेंगे नहीं, अपने डीमेट अकाउंट के अंदर छोड़ देंगे फॉर लॉन्ग टर्म। इनमें से ही कुछ लोग बेचेंगे, जिससे क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई आएगा। अब मैक्सिमम डिमांड एंड सप्लाई कहां से आता है? मैक्सिमम डिमांड सप्लाई आता है बड़े, ये सारे शार्क टैंक वाले और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये हैं सारे, इनके थ्रू डिमांड एंड सप्लाई आती है। तो आपको ध्यान किस पे देना है? बड़े क्लाइंट्स के मूव पर। बड़ा क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या सोच रहे हैं ये लोग, व्हाट दे आर लाइक डूइंग, क्या करने वाले, न्यूज। अगर इनको डर का माहौल लगा तो ये क्या करेंगे? बेचेंगे। इनके इसमें क्लॉज है 3-3 महीने तक ये बेच नहीं सकते। ये क्लॉज है इनको कि 3 महीने तक ये अपनी होल्डिंग्स को सडनली पंप और डंप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये क्लॉजेज है। अगर इन्होंने सीधे उठा के बेच दिया तो वो तो सीपी वाटरफॉल जैसा हो जाएगा कि बिहारी शेयर को उठने दो, अभी पेपर में डालो, न्यूज डालो, खरीदेंगे, आप लोग फंसोगे कब? भाई ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? आप लोग होल्ड करोगे और ये लोग क्या करेंगे? ऊपर हर गिरते बाजार भाव को ये बेचते रहेंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे और एक दिन बाहर हो जाएंगे। और सारे शेयर्स कहाँ आ जाएंगे? लिक्विड मार्केट, ओपन मार्केट में आ जाएंगे, जहां पर आप जैसे कई लोग उसको खरीदेंगे सस्ता होने के कारण, ताकि और महंगा हो जाए, या फंस गए हैं तो कैरी करोगे, ये बढ़, ये होता है पंप एंड डंप, डिमांड एंड सप्लाई यहाँ से चालू है। तो हमारे पास समझ लो, हमारे पास में बहुत कम क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स को मैनिपुलेट कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने वाले वो बड़े क्लाइंट्स है, वो शार्क्स हैं, वो वेल्स हैं, वो बुल्स हैं और वो बेयर हैं। हम जैसे छोटे रिटेलर क्लाइंट स्टॉक को ऊपर नीचे नहीं। हाँ, सेफ्टी ये है कि ये लोग हैं तो हमको उम्मीद है, क्योंकि ये भी मुनाफा लेंगे, घुसे हैं तो ऐसे तो नहीं लॉस खाके निकल जाएंगे। तो ये शेयर्स के अंदर रुकते हैं और जितने ज्यादा रुकेंगे, जितना ज्यादा इनका परसेंटेज बढ़ेगा, उतना शेयर भी बढ़ता जाएगा। अब ये QIB वाले का 45% से ज्यादा धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाए तो हमको क्या लगेगा? शेयर में रुकना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बाइंग आ रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाइंग ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, इसलिए हम भी उसमें उम्मीद लगा। तो बड़ा क्लाइंट जहां रुकता है वहां पर हमें भी रुकना है, बड़ा क्लाइंट जहां निकलता है वहां हमें भी निकलना है। अगर आप लोग उसके निकलने के बाद भी नहीं निकले तो समझो कि वो फिर स्टॉक गया। इसी को बोलते हैं FII DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII और DII। इसके कारण बाजार चलता है, ना कि हमारे खरीदने और बेचने से। टेक्निकल एनालिसिस से भी नहीं बाजार चलता है। टेक्निकल एनालिसिस डिराइव करने वाले लोग कौन है? ये डिमांड सप्लाई जो बनाए वही टेक्निकल एनालिसिस है, वही फंडामेंटल एनालिसिस है और वही सब कुछ है। तो मार्केट के अंदर इन पे ध्यान देना जरूर, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आ गया, ये कितने कितने शेयर्स दिए हुए हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। कंपनी करती क्या है पता ही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वगैरह कुछ देती है, ठीक है। अब ये सिंपल सा कंपनी का छोटा सा बैलेंस शीट देख लो, कैसा लग रहा है? बैलेंस शीट देखो जरा, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। सब चीज बढ़ती हुई अच्छी है एक्सेप्ट वन थिंग,
असेट बढ़े, अच्छी बात है। देखो जरा असेट बढ़े, है ना, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, नेटवर्थ बढ़ी है क्या? हाँ। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़े, टोटल बोरोइंग देखो, पहले थी नहीं, अभी बोरिंग 200 करोड़ की हो गई, यानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाइट गुड। चलो आ जाओ, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आ जाते थोड़ा सा नीचे, ये रहा कंपनी का ऑब्जेक्टिव। पहला, पहली लाइन में लिख दिया है, टू अंडरटेक इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, यानी दूसरों को निकालने के लिए। दूसरा, to undertake the activity proposed to be funded from net proceeds. Further, the company expected to receive the benefit of listing equity shares on the stock exchange, which the company believes will enhance the visibility, brand image among the existing potential customers. कुछ नहीं चाहिए कंपनी को पुराने कस्टमर्स को निकालना था, ठीक है, और उसके बाद में उसको ब्रांड वैल्यू चाहिए थी। इसके अलावा कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना इसको एक्सपांशन करना है, ना इसको कर्जा भरना है, इसको केवल लिस्टिंग बेनिफिट चाहिए और पुराने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को निकालना है। क्या अच्छा है, लेने लायक, फिर भी लोग लेंगे इसको। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्यों लेंगे? तो आपसे कोई पूछे तो आप मना कर सकते हो कि यार इट्स नॉट वर्दी, 272 रुपए में शेयर का कोई वर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मोटो नहीं है ना यार, पैसा क्यों चाहिए? एक्सपांशन बोलता, यूनिट डालता, हमको एक्सपांशन करना है, हमको जनरल इंश्योरेंस में ये करना है, हमको लाइफ इंश्योरेंस में आना है, हमको ये करना है, इसके लिए अगर पैसा मांगता तो अच्छी बात थी। यहाँ पे पैसा फर्दर उसने केवल लिस्टिंग बेनिफिट के लिए मांगा है, पुराने कस्टमर को निकालने के लिए। अब नीचे आते हैं, ये आज की तारीख तक इतना भरा चुका है। बड़े इन्वेस्टर्स ने 12 गुना अपनी ओवरऑल क्वांटिटी का भरा है, उसके बाद छोटे इन्वेस्टर्स ने और हम लोगों ने भी पूरा भर दिया है। एक आईपीओ पे 4.27 लोग बैठे हुए हैं, ये सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन समझते हैं ना अपन, कि 10 करोड़ शेयर्स को बिडिंग करने वाले लोग इतने, आपके ये भराएगा नहीं। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखो कितना हो गया, 9.6। अब ये स्टॉक लिस्ट तो होगा, अब ये नेगेटिव लिस्ट नहीं होगा, ये नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी, अब इसकी लिस्टिंग होगी जीएमपी के भाव पर, और वो जीएमपी का भाव कहलाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस, जो कि एक डब्बा मार्केट के रेट है। ऊपर स्क्रॉल किया, ऊपर स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा जीएमपी। दिस इज द जीएमपी प्राइस, विजिबल है वहां से। 9 तारीख 000, 10 तारीख आईपीओ लिस्ट होने से पहले 65, 72, 42, 18, 14, 24 रुपए। आज की तारीख में आईपीओ 24 रुपए ऊपर लिस्ट होने की तैयारी में है, मात्र 24 रुपए ऊपर लिस्ट होने की तैयारी में है, 296। बट जीएमपी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये भाव है, ये शेयर भाव 272, ये प्रति शेयर लिस्ट होने वाला ऊपर और नीचे का भाव, ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग, ये सौदे चल रहे हैं आपके, है ना, जीएमपी डब्बा मार्केट में भी ट्रेडिंग हो रही है, और ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस। लास्ट प्राइस देखा जाए तो 22 रुपए, 21, 22 और 24 रुपए की लिस्टिंग प्राइस आ रहा है, इससे ज्यादा ऊपर वो लिस्ट होना है ही नहीं। और नीचे कितना है, ऑलमोस्ट 18 रुपए, 11 रुपए, 11 रुपए लिस्ट होगा ऊपर ये। ₹11 ऊपर लिस्ट होगा, 55 मल्टीप्लाइड बाय 10 या 11,
इससे ज्यादा का लिस्टिंग प्रॉफिट नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें इतना पावर नहीं। अगर ये लिस्टिंग बहुत बढ़ती जाती, क्योंकि लिस्टिंग देखो कम ज्यादा हो रही है, यानी जीएमपी भाव जो है बढ़ घट रहे हैं, अगर ये मेंटेन होते तो बेटर होता, और अगर ये कम हो रहे होते तो मैं मना कर देता। 10 से 12 रुपए या 15 रुपए मैक्सिमम ऊपर खुलेगा, इससे ज्यादा ऊपर खुलने की उम्मीद नहीं। कोई सा भी शेयर आप उठा लो, उसका अगर जीएमपी आपने नहीं देखा तो आपको अप्लाई करने का कोई अधिकार नहीं है। जीएमपी अप्लाई तभी होगा जब ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, और बढ़ता हुआ जीएमपी होगा तो शेयर यू कैन अप्लाई, अब घटता होगा तो अप्लाई ना कीजिए। और सब्सक्रिप्शन अगर इसका कम हो तो प्लीज डोंट अप्लाई दैट आईपीओ। अब ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है, लेकिन इतना कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ नहीं है। मतलब आप सोचो कि बिल्कुल ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अदर आईपीओ भी आपको जीएमटी पे मिलेंगे यहाँ पर। अब दूसरा कोई सा भी देख लो जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, ऐसा कोई आईपीओ आप लोगों को लगता है कि हाँ ये बढ़िया था, मैं लेने से चूक गया, ऐसा कुछ देख लो आप आईपीओ। एक ये वाला आईपीओ ठीक था मुझे जहां तक लगा, एक ये इंडिजिनस करके कोई था आईपीओ, बढ़िया था ये आईपीओ, इसमें कोई इश्यू नहीं आया था। ओवरऑल तीसरे दिन 70 गुना भराया था ये, 70 टाइम्स। अब 70 टाइम्स भराने का मतलब आप ये देख लो कि एक आईपीओ पे 70 लोग थे, डिमांड वैसे भी क्रिएट हो गया था तो बढ़ के खुलने वाला था ये। और कितना खुला एक बार देख लो चार्ट खोल के। 660 आ ही गया था खुल के से। आईपीओ आया कितने पे था? आईपीओ आया था ये 452, 452 का आईपीओ सीधे खुला 660 के आसपास। कितना था, कितने रुपए ऊपर था? 200 रुपए पर शेयर। ये केवल दो फैक्टर्स पे चलता है, ठीक है, या तो जीएमपी बहुत बढ़िया हो इसका, या तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया हो, उसी बेसिस पर ये चला, ठीक है। तो आप लोगों को ये खरीदने से पहले आप लोगों को एक बार जीएमपी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना जीएमपी देखे, बिना आईपीओ का प्रोडक्ट देखे, बिना कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखे, कौन इसको प्रमोट कर रहा है, कौन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कौन इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कर रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद में आईपीओ अप्लाई किया जाता है। इसलिए आईपीओ के अंदर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी दिस थिंग, वो इग्नोर कर देते हैं। हमको नहीं देखना ये चीजें, हमको तो ये देखना है कि भैया आईपीओ कौन सा आ रहा है, बस हमको अप्लाई करना है। हर आईपीओ डबल होता है, बट ये पॉसिबल नहीं। इसके अलावा भी और भी आईपीओ होते हैं, जैसे एसएमई आईपीओ। ये आप लोग डॉम्स का बहुत बढ़िया था, पेंसिल बनाता है ना वो डॉम्स वाला, हाँ हाँ पेंसिल वाला डॉम्स पेंसिल बनाता है, हाँ अच्छा था। इरेडा बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था इरेडा, आज भी देख लो स्टॉक। और ये कुछ आईपीओज हैं, एसएमई आईपीओज बोलते हैं इनको, ये अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं, ये छोटे आईपीओ कहलाते हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो लिस्ट होते हैं एनएससी एसएमई पर। अब इन आईपीओ का शेयर भाव आपको मिलेगा बहुत छोटा, 32 रुपए पर शेयर, बट क्वांटिटी देख लो,
4,000 शेयर का एक लॉट है, मिनिमम आईपीओ में कितना रुपए लग रहा है? 1,28,000। अब ये आईपीओ अच्छे क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ ये स्मॉल स्टार्टअप, समझ लो इनको, स्टार्टअप है। स्टार्टअप धीरे से क्या करेगा, जब बड़ी कंपनी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाता है ये एनएससी और बीएससी के अंदर। इनको नया आईपीओ लाने की जरूरत नहीं है। ये एसएमईज आईपीओ बेटर देन अभी नए आईपीओ के मुकाबले। बड़े आईपीओ से लेने से अच्छा ये ले लो आप। ये इसमें कोई इंडस्ट्री पकड़ लो, जैसे सेमीकंडक्टर अगर कोई बना रहा हो, कोई टेक्सटाइल में हो, कोई इंफ्रा में हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो, कोई मेटल में हो, तो ये वाले आईपीओ आप लोग ले सकते हो। ये बेटर होते हैं, इसके अंदर वॉलिटिलिटी कम होगी। ये मत सोचना कि इसके अंदर ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग नहीं होता है इसके अंदर ज्यादातर। इसके अंदर होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया 2, 3, 4 साल बाद यही कंपनी बड़ी बनेगी और आपका शेयर वैल्यू 32 रुपए से कहां 350 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये आईपीओ आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। इनको लॉन्ग टर्म ही लीजिएगा, शॉर्ट टर्म वाला ये कोई फंडा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर भी वही सारी चीजें आप देख लो, नीचे आओगे तो आपको सब चीजें वही मिलेगी। रिटेलर 50, अदर शेयर ऑफर्ड 50, 50-50 में बांट दिया इसमें, बड़े क्लाइंट भी छोटे क्लाइंट भी सब है। कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? ये रहा कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के की फैक्टर्स, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सब चीजें कॉमन है। पैसा चाहिए कंपनी को खर्चा करने के लिए, प्लांट डालने के लिए, ठीक है। कंपनी को पैसा चाहिए कैपिटल घुमाने के लिए, कंपनी को पैसा चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अच्छी बात है, बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी उसको कंपनी को खर्चा करना है, मशीनरी प्लांट और इन पे बढ़ेगा। भाई बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा ले रहा है ना, कि कर्जा भरने के लिए ले रहा है? बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा ले रहा है। ये है आईपीओ का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। जिस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव अपने बिजनेस का एक्सपांड करने का हो और पैसा मांगे तो उस कंपनी को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंपनी बोलती है कि हमको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को पैसा देना है, तो वो पैसा कभी भी कंपनी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो निकल रहा है और आपको शेयर दे रहा है। ये तो वही बात होगी, भाई उसने टोपी उतारी और आप लोगों को पहना दी, आप लोगों ने पहन भी ली ईमानदारी से, साहब आप ही पहना दो अपने हाथों से। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। इसलिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें देखना जरूरी है, तो जाके आईपीओ चूज होता है। अदरवाइज रिस्की भी है। भाई कंपनी छोटी से बंद ही हो जाए, स्टार्टअप कितने बंद हो गए। आज उसने आपसे पैसा लिया, आप तो उसके पार्टनर बन गए ना, पार्टनर बन गए, दैट मीन्स आप तो ऑनर है। अब ऑनर प्रॉफिट भी चलेगा लॉस भी चलेगा, आप एक्टिव पार्टनर नहीं हो। बस आपने पैसा दिया है, साइलेंट पार्टनर हो आप उसके, कि प्रॉफिट आए तो दे देना, लॉस आए तो भी दे देना। प्रॉफिट पार्टनर का मतलब यही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का पार्टनर, ठीक है। इसमें भी जीएमपी वगैरह सब चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखो इसके अंदर ये आईपीओ का सिंपल सा प्रोसीजर है। बस इसके अंदर एक क्लॉज यही है कि इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। दिस इज द सिंपल कंडीशन। एसएमई आईपीओ बड़ा अमाउंट रिक्वायर्ड मांगता है और स्मॉल आईपीओ छोटा अमाउंट रिक्वायरमेंट मांगता है। इसमें वॉलिटिलिटी कैसी होगी? बहुत ही कम, और बड़े वाले में वॉलिटिलिटी कैसी होगी? थोड़ी सी कम। तो बेटर देन अभी हाल फिलहाल छोटे आईपीओ को ना, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ता है इसमें, तो बड़े वाले आईपीओ में रुकना नहीं पड़ेगा। लिया, हफ्ते भर का प्रोसेस है, हफ्ते भर में क्या किया, नई इच्छा हो रही है कि जैसी लिस्ट होगा भेज दूंगा, आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहां से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ सिंपल आईपीओ का प्रोसेस। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कंपनी का प्रोडक्ट। अगर अच्छा आईपीओ आप लोगों को देखना तो पहले आरएनडी करो, रिसर्च करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट है, कौन इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कौन प्रमोट कर रहा है इसको, क्या शेयर भाव होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के माइंड में केवल एक ही चीज है, शेयर भाव। महंगा होगा तो अप्लाई करने से पहले 4 बार सोचो, सस्ता है तो अप्लाई कर सकते हो, बट सस्ते में भी कंपनी करती क्या है? कंपनी अगर प्रोडक्ट है तो जा सकते हो, कंपनी अगर सर्विस बेसिस है तो नहीं। प्रोडक्ट कंपनी हमेशा कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। सर्विस कंपनी कैसी होती है? थोड़ी सी वीक। तो इसलिए प्रोडक्ट बेसिस कंपनी का शेयर अगर आपको मिले तो आप बाय कर सकते हो, बट जीएमपी देखे बिना नहीं, और सब्सक्रिप्शन देखे बिना भी नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन बेटर, ठीक है। और शेयर नहीं बिकेगा तो लिस्ट तो होगा वो, लेकिन शेयर भाव ऊपर जाने की बजाय जैसे पेटीएम,
यही कारण है आईपीओ के फेल होने के। हर कंपनीज अपना आईपीओ जो है वो लाना पड़ता है। अगर उसको एनएससी और बीएससी में आना है, उसको आपके साथ ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पर लिस्ट होने के लिए उसको आईपीओ लाना पड़ेगा। या तो स्मॉल आईपीओ लेकर आए या तो बिग आईपीओ लेकर आए। ये सारी कंपनीज आई हैं, ठीक है, इनमें से कुछ होगी जो एसएमई के थ्रू आके यहाँ लिस्ट हो गई है ऑटोमेटिकली। तो स्मॉल आईपीओ का एक बेनिफिट ये है कि उसको दूसरी बार आईपीओ लाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जैसे बढ़ती जाएगी तो यहाँ लिस्ट हो जाएगी वो। क्लियर है। और जो कंपनीज 5 करोड़ के मिनिमम टेंजिबल असेट या 3 करोड़ का वर्किंग कैपिटल या मोटा मोटा 10 करोड़ बोलूं तो 10 करोड़ रुपए में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाती है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। किसी कंपनी का 3 सालों तक का बैलेंस शीट अगर अच्छा है, 3 सालों तक अगर वो प्रॉफिट बना रही है, तो वो अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कर सकती है, अपने शेयर्स को दे सकती है वो। और धीरे से और कैपिटल अगर उसका बढ़ जाता है तो अपने आप को एनएससी में भी लिस्ट करा सकती है। ये नॉर्म्स है किसी भी कंपनी के आईपीओ को लाने के। 3 साल की वर्किंग कैपिटल या जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है या बिजनेस नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो कैसे होना चाहिए, हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो जाके कंपनी आईपीओ लेकर आ rather देन आईपीओ नहीं लाया। ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट आईपीओ का कि पैसा चाहिए कंपनी को ब्रांडिंग चाहिए, एंडोर्समेंट चाहिए, और कंपनी का शेयर आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उसके पार्टनर बन जाओ। एक्टिव पार्टनर नहीं बन सकते, पेसिव पार्टनर तो बन सकते, और पार्टनर ऐसा जो दुख और सुख दोनों में था, है ना। जीरो टू हीरो और हीरो टू। कुछ लोग जल्दी निकल जाते हैं, कुछ लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, और कुछ लोग आखिरी तक टिके रहते हैं कि बंद नहीं होगी जब तक मैं बेचूंगा नहीं। तो वैसा आप कर सकते हो, तो कंपनी अच्छी चूज कर लीजिए आप लोग। ये आईपीओ को सिंपल सा फंड। ठीक है। चलो अप्लाई कहां से करना है? अप्लाई करना है फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। सबके अकाउंट ओपन हो गए, ठीक है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मेन यहीं से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आपके पास ये होम पेज दिख जाएगा, होम पेज पर ही आप लोगों को नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो देयर इज एन आईपीओ, ठीक है। ये आईपीओ यहाँ पर जितने भी आईपीओ जो आने वाले हैं वो सारे आईपीओ यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, देखो, ठीक है। एचओएससी फूड करके कोई आईपीओ, कौन सा आईपीओ है, कितना गुना भराया, 200 गुना, ठीक है ना। कैसा होगा आईपीओ आप खुद ही बता दो। 200 गुना भराया, यानी एक आईपीओ पे 200 लोग हैं, 200 में से एक को मिलेगा। हो गया ये। अब कितने का आईपीओ, और नीचे भी देखो एक और ऐसा नहीं है, 32 गुना। आजकल ऐसे नहीं आईपीओ चल रहे हैं, क्यों? सस्ता मिल रहा है। और बड़े आईपीओ कैसे हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं, महंगा मिल रहा है। तो मेन रीजन है अपने को सस्ता सुंदर टिकाऊ, इंडियंस यही रहते हैं ना, सस्ता खरीदे और महंगा बेचे। तो ये ऐसे तो इस पे भी जा सकते हो। बड़े आईपीओ ये रहे, ठीक है, 364 रुपए से, ठीक है। उसके बाद में ये ओयो का डेट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ओला, ओला का भी अभी इंफॉर्मेशन आया नहीं है। ये एक एक्जिम कैश करके कुछ करेंसी का मामला है इसका, ना करेंसी एक्सचेंज करता है ये, जोया लुकास करे, पता नहीं क्या है, सुना है नाम मैंने, बोट सुना ही आप लोगों ने। ये कुछ आईपीओ आने वाले हैं, इनमें कुछ किसी में मेरे को दम लग नहीं रही, ये हो सकता है एक, ठीक है। अब ये करता क्या है अपने को आइडिया नहीं है अभी तक। क्या बनाता है, क्या बनाता है, वर्क स्पेस सोल्यूशन है यार, वो कोवर्किंग स्पेस टाइप का कुछ होगा मेरे को लगता है ये। हाँ वही है, वही है। तो ऐसा कोई मेरे को इसमें भी कोई खास दम नहीं है, यानी मेन बोर्ड आईपीओ तो कुछ ढंग के हैं नहीं। यहीं से जाके यू कैन अप्लाई। क्या पूछ रहा, देखो, नंबर ऑफ लॉट 383 क्वांटिटी। अब आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, एम्प्लॉय हो, या फिर एफआईआई डीआईआई हो, यहाँ से डायरेक्टली यू कैन अप्लाई, एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिल जाता है। नीचे आओगे, आपका डीमेट अकाउंट नंबर, आप अपना यूपीआई डालो और प्रोसीड टू पे। कहाँ जाएगा ये? सीधे जाएगा आपके यूपीआई वॉलेट। यूपीआई वॉलेट में सेटिंग में जाने का है, वहां पे मैंडेट करके एक आता है, मैंडेट अप्रूवल। तो मैंडेट अप्रूवल जैसे ही किया, आपके बैंक अकाउंट में खाते में जो भी पैसा होगा, 14,000 15,000 रुपए,
वो हो जाएगा सीज। आपके खाते से पैसा कहीं जाता नहीं है, आपके खाते में ही पैसा हो जाता है सीज, इसको बोलते हैं अजबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉकिंग अमाउंट। अब जैसी अप्रूवल मिल गया, आईपीओ के शेयर्स आपको मिल गए, है ना, अलॉटमेंट हो गया, तो आपके खाते में से जो सीज पैसा है वो कहाँ जाएगा, कंपनी को, और कंपनी से शेयर उठ के कहाँ आएंगे, आपके ये डीमेट अकाउंट के अंदर। और डीमेट अकाउंट में आने के बाद आप उन शेयर्स को बिना ओटीपी के, बिना टी पिन के बेच नहीं सकते हो। दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर असेट। जब डीमेट अकाउंट में आता तो शेयर्स आपके बिना ओटीपी के नहीं बिकते हैं। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। तो जैसे ही ये स्टॉक लिस्ट होगा ना, जैसे मान लो कि भाई फ्राइडे लिस्ट होने वाला है, फ्राइडे होगा कितने बजे लिस्ट है, 10 बजे, तो आपको 10 बजे से पहले अपना टी पिन ओटीपी तैयार रखना पड़ेगा। जैसे ही आया वैसे ही फिर आप उसको बेचोगे, तो ये ओपन मार्केट में जो भी भाव पे रेडी होगा बायर सेलर, तो आपका सौदा उसको चला जाए। बात ये होगी कि अपन ने लिया था, अब अपन ने तुरंत लिस्टिंग होते से ही बेच, इसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन। कुछ लोग लॉस में बेच देते हैं ताकि यार कि नहीं यार और लॉस नहीं, वो लिस्टिंग लॉस होगी। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। आपके जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक या जो भी बैंकिंग आप ले लो, उन सभी में फीचर्स एप्लीकेशन में अवेलेबल है आप लोगों का। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम योर ट्रेडिंग एप्लीकेशन। अब ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और वहां पर वो पड़ा रहेगा लाइफ टाइम। जब आप उसको बेचना चाहोगे तो डीमेट या पोर्टफोलियो में से आपको ओटीपी और टीपिन जनरेट करना पड़ेगा, तो ही जाकर ये दिखे, अदरवाइज नहीं। नहीं, ये थोड़ा सा अभी अभी जब से ये थोड़ा सा वो हुआ था ना कि ब्रोकर 2-3 फ्रॉड हुए थे कि भाई आपने शेयर्स जो है वो ब्रोकर ही बेच देता था, अपनी मर्जी से कुछ तो भी भाव पे बेच देता था। तो ये कार्वी करके था, तो कार्वी का वही सीन रहा था कि उसने अपने जो क्लाइंट्स है उनके फंड को यूटिलाइज किया था और वो सेल्फ बाइंग करता था उसको, तो वो ब्रोकर्स यूज करते थे। दैट्स व्हाई ये सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया कि भैया आप देखो, आपके ये जो शेयर्स, ये जो डीमेट अकाउंट नंबर है, डीमेट अकाउंट नंबर 16 डिजिट का होता है और एक 8 डिजिट का होता है। ये डीमेट अकाउंट खोलता कौन है, सरकार। जब पैन कार्ड सरकार बनाती है तो डीमेट अकाउंट भी खोलता कौन है, सरकार खोलती है। यानी आपके शेयर ब्रोकर के पास भी नहीं है, आपके शेयर सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में। और गवर्नमेंट की 2 एजेंसी है जो डीमेट अकाउंट खोलती है। कोई सा भी ब्रोकर हो, डीमेट अकाउंट 2 एजेंसी के पास ही होगा, सीडीएसएल और एनएसडीएल। पैन कार्ड आप सभी ने बनवाया होगा, तो पैन कार्ड एनएसडीएल बनाता है, एनएसडीएल वेरीफाई करता है, केवाईसी एजेंसी है, आधार पैन को लिंक करेगा, सब करेगा वो काम। ये 2 एजेंसी आपके डीमेट अकाउंट खोल रही है, तो आपका शेयर आपके ब्रोकर के पास नहीं है। दिस इज द सेफेस्ट एजेंसी लाइक इंडिया के अंदर। तो आप लोग ये ना सोचो कि आपके ब्रोकर जो है बेच देगा, कहीं नहीं जा रहा आपका पैसा। आपका पैसा आपके डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है बिल्कुल सेफ है। आपका पैसा अगर विड्रॉ भी हुआ तो आपके वो सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो, जो बैंक अकाउंट देते हो ना, उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा जाना है, बाय डेली, बाय मंथली, बाय क्वार्टरली। ये क्लॉज सेबी ने भी डाला कि जब भी आपका अनयूज या जो यूटिलाइज पैसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। बट शेयर्स ऑटोमेटिकली विड्रॉ नहीं होते, इनको बेचने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए यू नीड टी पिन ओटीपी वेरिफिकेशन। इसका भी तोड़ ब्रोकरों ने निकाल दिया है। उन्होंने बोला कि डीडीपीआई एक्टिवेट कर लो। उन्होंने बोला कि एक बार हमको ओटीपी दे दो, टी पिन दे दो, और शेयर्स बिना ओटीपी टी पिन के आप बेच सकते हो। तो डीडीपीआई करके एक नई फैसिलिटी आई है ना, तो वो आप अपने ब्रोकर से एक्टिवेट करा सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू सेल थ्रू ओटीपी। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा डीमेट अकाउंट जो सिंपल है, डीमेट अकाउंट में कभी भी पैसा नहीं रखा जाता है। जो लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट में पैसा है, हमारे पैसा है, कभी भी डीमेट में पैसा नहीं रखा जाता, ठीक है ना। डीमेट अकाउंट ओनली टू कैरी शेयर्स, जहां पर केवल शेयर्स होंगे, आपकी इंटेंजिबल सिक्योरिटीज होगी जो पड़ी रहेगी, जो बढ़ती और घटती रहेगी, कभी भी जीरो नहीं, ठीक है भाई। आपका शेयर से आज 10% की ग्रोथ हो रही है सालाना, आप 5 साल रख लो, 50% वैसे ही बढ़ जाएगा भाई। शेयर्स, अच्छे शेयर्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको स्कैल्प कर रहे हैं, हम उसको इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हम उसको स्विंग कर रहे हैं या डिलीवरी ले रहे हैं, वो हमारा प्रोस्पेक्टिव है भाई। इंट्राडे पे अगर कमा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिलीवरी कमाकर दे ही रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि भाई इजी चीज को पहले स्टार्ट करो इंस्टेंट ऑफ
डिफिकल्ट। ठीक है, होपफुली अपन अकाउंट सारे प्रोसीज कर ले है ना अपने पास में, क्योंकि अब धीरे धीरे अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी जाने की कोशिश करेंगे।